आवाज। अब आपको बताते हैं कि बिहार में इन दिनों चुनाव को लेकर जो सरगर्मी है वो बेहद चरम पर है। कोरोना को लेकर तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं। जहां सत्ता पक्ष कह रहा है कि जो भी चुनाव आयोग फैसला लेगा वो मंजूर होगा, तो वहीं विपक्ष चुनाव के खिलाफ है। विपक्ष का कहना है कि कोरोना काल है, ऐसे में सरकार कैसे करा सकती है ये चुनाव। इन्हीं सवालों को हम जानेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जुड़ने जा रहे हैं, जिनसे हम बिहार के मसलों को लेकर चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगी कि कोरोना काल है, ऐसे में आप कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ठीक हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हमने आपकी एक तस्वीर भी देखी कि आज सोमवार का जो तीसरा सोमवारी है सावन का, तो आप पूजा अर्चना भी कर रहे थे। क्या भगवान से आपने मांगा है बिहार के लोगों के लिए? नहीं, शांति, समृद्धि और लोगों की सुरक्षा हो और इस बुरे वक्त से जल्द जो है मजबूत होकर के हम लोग निकले, ये हम लोगों की कामना है। आज तीसरी सोमवारी थी, आज अमावस्या भी है। विशेष तौर पे आज पूजा अर्चना हम लोगों ने की। बिल्कुल, क्योंकि सवाल जो है बिहार में इन दिनों यही छाया हुआ है और कई तरह से आरोप आप पर भी, आपकी पार्टी पर लग रहा है कि आप लोग चुनाव नहीं चाहते हैं इस बार और कोरोना को हथियार बना रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं चाहेगी, सब लोग चुनाव चाहेंगे। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या ये वाकई वक्त है जहां चुनाव हो सके? जो चुनाव कराने वाले लोग हैं, अधिकारी हैं, वही कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। जो ईवीएम पे जो कर्मचारी है, जिसकी ट्रेनिंग हो रही है, वो टीचर का देहांत हो रहा है, लोग मर रहे हैं, पॉजिटिव पाए जा रहे हैं बड़े संख्या में। पूरी सरकार जो है वो आईसीयू में है, क्वारंटाइन हो रखी है और संक्रमण जो है तेजी से फैल रहा है। खास तौर पे बिहार जो है एक ज्वालामुखी के कगार पे खड़ा है, एक ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने जा रहा है और जहां पॉजिटिविटी रेट सबसे हाई है पूरे देश में और सबसे फिसड्डी राज्य है जांच कराने के मामले में। तो ये स्थिति बनी हुई है जहां संक्रमण जो है इतनी तेजी से फैल रहा है। हम लोगों की चिंता है कि लाशों के ढेर पे चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में लोग नहीं रहेंगे तो तंत्र का कोई मतलब नहीं है। जान है तो जहां है, और ऐसा ना हो कि भैया बूथ से आप सीधे शमशान चले जाएं। चुनाव इसलिए होता है ताकि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके, लोगों को जान बचाया जा सके जी। ऐसा ना हो कि आप जो है चुनाव करा दें लोगों की जान के रिस्क पे डाल करके। तो इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया चुनाव आयोग से कि स्थिति को आप जो है थोड़ा विलम्ब हो जाएगा, क्योंकि चुनाव तो आते जाते रहेंगे और हम लोग तो विपक्ष में, हम लोग तो चाहेंगे कि चुनाव हो, लेकिन परिस्थिति बिल्कुल नहीं है एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते। क्योंकि अगर पूरा सिस्टम जो है अगर चुनाव में लग जाएगा तो आपको पता है बिहार जो है, उत्तर बिहार में पूरा बाढ़ से डूबा हुआ है, लोग बेघर हो रखे हैं, मौत से लड़ रहे हैं और एक तरफ कोरोना है। ऐसी स्थिति में कौन लोग होंगे उनकी जान बचाने वाले? और जब भी चुनाव हो तो हम लोग चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जो हो हाई हो, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है बूथ पे जाएं, अपने मत का प्रयोग करें। लेकिन इस हालत में लोगों में भय है, शंका है, तो लोग बूथ पे भी नहीं जाएंगे। तो ये वाकई में ये दौर जो है पहली बार हम लोग देख रहे हैं। देश दुनिया में पहली बार महामारी ऐसी फैली है, किसी को नहीं पता है। तो तैयारी हो जाए, थोड़ा स्थिति कंट्रोल में हो जाए, उसके बाद चुनाव कराइए, उसमें भागने वाली क्या बात है? ऐसे में क्योंकि हर दिन आप कोरोना को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, आप किस नजर से देख रहे हैं कि बिहार में कोरोना की स्थिति अभी कैसी है और आने वाले वक्त में कैसी होने वाली है? और मेरा सवाल इससे एक जुड़ा हुआ और भी है कि टेस्टिंग को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, क्या हालात है टेस्टिंग को लेकर बिहार में? देखिए, बिहार में जाहिर सी बात है, आप लोगों ने भी देखा होगा, कई चैनलों ने भी दिखाया है, सोशल मीडिया में काफी वीडियो भी वायरल हो रखे हैं। अगर मैं बात करूं तो कुछ उससे अलग हटके नहीं करूंगा। बिहार में सब कुछ भगवान भरोसे है। यहाँ तो मामूली जो बेसिक जो रूटीन वर्क जो होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा। पूरे दुनिया में आपने कभी ऐसा सुना इस कोरोना काल में कि जिसने जांच भी नहीं कराई उसका जांच रिपोर्ट आ जाता है पॉजिटिव? और जो जांच कराया है, जो टेस्ट कराया है, उसका 20-20 दिनों से रिपोर्ट ही नहीं आ रहा।
आम लोगों की छोड़ दीजिए, हमारे पार्टी के एमएलए एमएलसी ने जांच करा रखी है, उनका जो है 19-20 दिनों से रिपोर्ट नहीं आया है। ये स्थिति बनी हुई, कई जिला में जो है सैंपल्स रखे हुए हैं, सैंपल बेकार हो जा रहा है, लेकिन कोई जांच नहीं हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री का 2 घंटे में रिपोर्ट आ जाता है। ये तो या कोई विशेष है क्या मुख्यमंत्री के लिए जांच करने का तरीका या टेक्नोलॉजी? क्या वो आम आदमी के लिए नहीं हो सकता? अगर वो आम आदमी के लिए तो 19-20 दिन क्यों लग रहे हैं? तो मुख्यमंत्री का 2 घंटे में कैसे आ जाना? और जब ये टेस्ट ऐसे हो रहे हैं जहां आंकड़े मैच ही नहीं करते, कि मान लो मैंने टेस्ट ही नहीं करा, मेरा कैसे पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है जी। जब ऐसे जांच होंगे तो हमको तो मुख्यमंत्री के भी रिपोर्ट पे भी डाउट है कि जो एक्यूरेसी है, या पता नहीं क्या हेरा फेरी कर रहे हैं लोग, कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो अद्भुत है आपस में। केंद्र सरकार मरने वालों का कुछ और आंकड़ा देती है, बिहार सरकार कुछ और देती है, मेल ही नहीं खा रहा। तो ये तो बेसिक चीज है ना कि पता होना चाहिए कि इतने टेस्ट हुए, इतने पॉजिटिव हुए, या टेस्ट जो है इतने दिन के अंदर खत्म कर लेने चाहिए, या आपके अस्पताल में डॉक्टरों को पीपी किट्स मिलने चाहिए, टेस्टिंग किट्स उपलब्ध होने चाहिए, रैंडम टेस्टिंग होनी चाहिए। ये तो बेसिक काम है। बिहार में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन का क्या मतलब है? लॉकडाउन तो आपको एक पॉज बटन का काम करता है, जहां आपको एक समय दिया जाता है कि आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकें। लेकिन सरकार तो ये कर ही नहीं रही है तैयारी। तो सरकार का पूरा कंसंट्रेशन चुनाव में है। और मुख्यमंत्री कहीं नजर नहीं आ रहे, अदृश्य हो रखे हैं जी। पूरा सिस्टम आईसीयू में है। यहाँ आपने भी देखा होगा, ऐसे दर्दनाक वीडियो हैं जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तेजस्वी जी, आप वीडियो का जिक्र कर रहे हैं। 2 खबरें मैं आपको बताना चाहूंगी इन दिनों जो बिहार की है, कटिहार से है। कटिहार जिले में कुछ दिन पहले ही एक ऑक्सीजन की महिला की मौत हो जाती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और अगर आज की बात करूं तो आज भी बिहार के सिवान से एक खबर मिली, जहां पर बारिश में एक महिला इमरजेंसी वार्ड के बाहर तड़प रही है और इलाज के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन कोई वहां नहीं पहुंचता। लेकिन जो कुछ लोग देखते हैं कि वहां पर महिला भीग रही है, तब उसके बाद अस्पताल प्रशासन जो है हरकत में आता है और उसे इलाज के लिए अंदर लेकर जाता है। तो ये अस्पताल प्रशासन की जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये 2-3 मामले जो है लगातार बिहार से सामने आ रहे हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे, अस्पताल प्रशासन और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इसको लेकर बिहार किस तरह का है? देखिए, 2 चीजें हैं। पहली बात तो ऐसे 1-2 मामले नहीं है। ये तो जो लोगों के पास मोबाइल फोन है और जो एक्टिव हैं, जो हिम्मत वाले हैं, उन लोगों ने वीडियो वायरल किया है, उनके परिजनों ने किया है। लेकिन कई ऐसे मामले हैं जो गरीब तबका है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो बेबस है, लाचार है। और दूसरी बात, अस्पताल की व्यवस्था की अगर जहां तक बात की जाए, तो आपको पूरी चीज को समझना पड़ेगा कि डॉक्टर अस्पतालों में नहीं है, नर्सेज नहीं है। मैं डॉक्टरों की बात को भी सही मानूंगा कि बिना पीपी किट के वो कैसे इलाज करेंगे। आखिर पीपी किट कौन देगा? आप कई 20,000 30,000 पे एक डॉक्टर है, 2 डॉक्टर है, तो कैसे संभव हो पाएगा उसका इलाज कराना? ये तो पूरा सिस्टम जो है उसका फेलियर है। आप तैयारी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप जो बेसिक डॉक्टर के प्रोटेक्शन के लिए आप नहीं कर रहे हैं। आपको पता होगा 2 डॉक्टरों की मौतें हो गई हैं बिहार में, 40 से ज्यादा। एक जिले में मुजफ्फरपुर में जो है 40 की संख्या में डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं। वो कैसे इलाज करेंगे? तो यहाँ तो सब कुछ जो है भगवान भरोसे। अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि हमारे पास बेड नहीं है, आप जो है वो अपने घर में चले जाइए, ये दवा खाते रहो, इम्यूनिटी बढ़ाते रहो, अपना ध्यान खुद रखो, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में सरकार कर क्या रही है? फिर सरकार का क्या काम है? ऐसे सरकार जहां दुख की घड़ी में लोगों की आंसू को पूछना चाहिए, मदद करना चाहिए, जिंदगियों को बचाना चाहिए, वो सरकार, जिस सरकार को जनता ने मैंडेट दिया है, वोट दिया है, उनके जान के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि उनको जान बचाना था। तो इसलिए हम लोग लगातार जो है हर एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग भी और आपके भी चैनल को धन्यवाद देंगे कि आपने मौका दिया अपनी बात रखने का। लोगों को सच्चाई पता होनी चाहिए। और हम तो सरकार से कई बार आग्रह भी करते हैं कि भैया कोई राजनीति नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते कुछ तो कीजिए। लेकिन इनका जो है वर्चुअल रैली चल रहा है, डिजिटल रैली चल रहा है, अरबों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं उस पर, लेकिन लोगों के लिए कोई पैसा नहीं है इनके पास खर्च करने के लिए। और इन्होंने जितने खर्च किए वो जमीन पे पहुंच ही नहीं पाते।
हमको तो शंका है कि भ्रष्टाचार का भी बड़ा मामला आ रहा है आपदा विभाग में यहाँ पे बिहार में। अगर डॉक्टर को पीपीई किट नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, वो भी जहां डॉक्टरों की संख्या सबसे कम है पर आबादी के अनुपात में, तब भी आप पीपीई किट नहीं पहुंचा पा रहे, तो आप कर क्या रहे हो फिर? इन पैसों का क्या कर रहे हो? हाँ। जो पैसा जो पब्लिक टैक्स पेज है। हाँ हाँ। लेकिन तेजस्वी जी, विपक्ष का सवाल सिर्फ विपक्ष सवाल ही सिर्फ उठा सकता है, विपक्ष क्या कुछ कर रहा है? मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप लोग जमीनी स्तर को भाप रहे हैं? क्या आप उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जिन्हें कोरोना इलाज नहीं मिल रहा कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद? या कई ऐसे गांव जो है बिहार में जहां पर सुविधाएं नहीं है, अस्पताल के लिए कहीं सड़कें नहीं है, तो वहां अस्पताल तक वो नहीं पहुंच पाते क्योंकि अस्पताल जो है शहरी इलाकों में है, गाँव के इलाकों में नहीं है। तो मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि विपक्ष सिर्फ सवाल ही उठा रहा है या फिर मौके पर भी पहुंच रहा है? नहीं, आप अगर शुरुआत से ही देखें, जब से कोरोना हुआ या लॉकडाउन हुई मार्च के महीने से, उस समय भी मजदूरों की जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो वो घर लौटना चाह रहे थे, उस दौर से लगातार जो है वहां भी दूसरे राज्य में रहने के बावजूद भी हम लोगों ने 1 लाख से भी ज्यादा मजदूरों तक जो है राशन पहुंचाने का काम किया, उनको पहुंचवाने का काम किया। अभी भी लगातार जो है हम लोग हैंड सैनिटाइजर, मास्क वगैरह का वितरण वगैरह कर रहे हैं। या जो लोग भी अप्रोच करते हैं, फोन करते हैं कि अस्पताल में जगह नहीं मिल रही, तो डॉक्टरों से बात करके, प्रशासन से बात करके उनकी व्यवस्था कराते हैं। विपक्ष में होने के नाते जो है, आपको पता है कि एक दायरा जो होता है बहुत ही सीमित हो पाता है। आपका कंट्रोल जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं रह पाता है और उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। लेकिन जो भी संभव मदद हो पा रहा है, बिहार भर में कई लोग जो है भूखे जो लोग मर रहे थे, उन तक हम लोगों ने लालू रसोई खुलवा करके चलवाया। अभी से नहीं, लगातार चलता रहा है। लोगों को मैं राशन वितरण कराया, हर एक चीजें दी, और अभी बाहर में भी जो है हर एक जगह हमारे लोग जो है पहुंच रहे हैं, जो फंसे हुए हैं उन लोगों को नाव उपलब्ध करा करके उन लोगों को सही सेफ जगह पे पहुंचाना, उनके खाने पीने का बंदोबस्त कराना, या उनको कोई तकलीफ हो पा रही है तो वो प्रशासन में उसको मदद करना, ये किया जा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अकेले कुछ वो होने वाला है नहीं। जब तक सिस्टम नहीं चाहेगा, जब तक मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक ये चीजें नहीं सुधरेंगी। जी, कुछ आरोप आपकी पार्टी पर लगे हैं और आरोप ये है कि जब कोरोना यहाँ पर फैला था तब आप लोग दिल्ली में थे और आप कोरोना वाले क्षेत्र में इसलिए नहीं पहुंच रहे थे कि कहीं गलती से आप लोगों को कोरोना ना हो जाए। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, लॉकडाउन है। अगर मेरे पे अगर सवाल उठा, हाँ, तो जिस वक्त हम गए थे उस समय तो लॉकडाउन नहीं था। और जब आपको भी शायद नहीं पता हुआ कि लॉकडाउन कब होने वाला है, और मेरे जैसे तो लाखों लोग फंसे होंगे लॉकडाउन के दौरान। तो अब लॉकडाउन में आप तो आ नहीं सकते, फिर जहां फंस गए तो आप आइएगा कैसे? तो फिर भी हम लोगों ने विशेष अनुमति लेकर के हम लोग आए, लॉकडाउन के बीच में आए। जब एमएचए गृह मंत्रालय से जब छूट हुई कुछ लोगों पर जो कंडीशन जो थे, उसके बाद हम लोगों ने बकायदा परमिशन लेकर के आए। लेकिन उस लॉकडाउन में भी हम लोग जहां भी थे, मेरी पार्टी तो यहाँ रह करके काम कर रही थी, मजदूरों के बीच थी, और हम भी जहां थे, अगर आप मेरे ट्विटर को, और हम लोगों ने हेल्पलाइन सेंटर लगा करके हर मजदूरों तक संभव मदद भी हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। हाँ। आपको तो हिस्ट्री अगर जाइएगा तो देख सकती हैं कि क्या किया। लेकिन आप लॉकडाउन में तो किसी को नहीं पता ना कि कब होगा, कैसे हो जाएगा, अचानक से हो गया ये तो। लेकिन तेजस्वी जी, आपको तो जाहिर से ये बात पता है कि जब गोपालगंज का कांड हुआ था तब आप लोग लॉकडाउन को तोड़ के, क्योंकि आप लोगों पर आरोप लगा था कि आप लोगों ने लॉकडाउन को तोड़ा है और आप गोपालगंज पहुंचे अपने दल बल के साथ। नहीं, तोड़ा तो तब होता ना जब हमें जाने दिया गया होता। हमने तो बाकायदा जो है, हम हो, हमारे विधायक हो, सरकार को एक दिन पहले बता दिए थे। सभी विधायक अपने अपने गाड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग के ले करके जो नियम कायदा था उस हिसाब से हम लोग जा रहे थे। लेकिन आपको भी पता, हमारे गेट पे जो है लोगों ने रोक लिया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है ना कि लोग जो है मर रहे हैं और उनका आंसू कौन पोंछेगा? क्या जाकर के विपक्ष का तो ये भी काम है कि भाई लोगों के
जो पीड़ित लोग हैं उनकी आवाज को उठाना, जनता की आवाज को उठाना, उन तक पहुंचना, सरकार के कमियों को गिनाना। अगर सरकार जो है फेयर नहीं है तो हमारा तो कर्तव्य बनता है ना कि लोगों के बीच जाएं, उनके कम से कम लोगों को कोई रैली तो करने नहीं जा रहे थे। हम तो केवल पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे थे। तो पीड़ित परिवारों से बाकायदा सिर्फ हम ही को जाने दिया हो गया होता, लेकिन जब हम गए ही नहीं, जब मेरे को गेट पे ही रोक लिया, मेरे ही घर पे हाउस अरेस्ट कर लिया, तो कैसे ये कह सकते हैं कि हमने कानून तोड़ा। ठीक है। तो ये सरकार के लोग हैं। हाँ। ये इशू को सिर्फ डाइवर्ट करना जानते हैं। भाई सवाल नहीं, अभी काम करने का वक्त है, जो कि आपको काम करना चाहिए। तो आप काम करने के लिए तैयार हैं? नहीं, हम लोग तो तैयार हैं, कर भी रहे हैं। हाँ। आपको भी हमने बताया, हम लोग तो लगातार महागठबंधन कितना तैयार है? महागठबंधन कितना तैयार है? देखिए, महागठबंधन के हर कोई नेता, देखिए जो भी है, लगातार जो है आवाज उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में भी सब लोग साझा इकट्ठे हम लोग की पार्टी गई थी दिल्ली में और अपनी बातों को रखा है वहाँ। ये तो देखिए कोई ना कोई किसी ना किसी बहाने से, ठीक है, एक चर्चा जो है टीवी में इधर उधर होता रहता है, लेकिन महागठबंधन तो तैयार है, लोगों की समस्याओं को उठा रहा है, गिना रहा है, लोगों की मदद को कर रहा है। इसमें ठीक है ये समय, लेकिन राजनीति का नहीं है। इसमें इस दुख के घड़ी में जहाँ एक तरफ बाढ़ है, एक तरफ कोरोना है, जहाँ लोग पीड़ित हैं और जहाँ पॉलिटिकल लोग भी असहाय हैं क्योंकि लॉकडाउन के चलते वो निकल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो आखिर करेंगे क्या। लेकिन तेजस्वी जी, आपके इस महागठबंधन में कई तरह की खिटपिट चल रही है, तो क्या आपको लगता है कि गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है? क्योंकि इससे पहले जो कोऑर्डिनेशन कमेटी हुई थी, हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी अलग जाते हैं सोनिया गांधी से मिलने, यहाँ पर ये कहा जाता है कि हम कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे। तो ये तमाम जो खटपिट है बिहार में विपक्ष की तरफ से, तो क्या आपको लगता है कि आप महागठबंधन को जोड़ के चल रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कमेटी है या कोऑर्डिनेशन है, तभी तो हम लोग इलेक्शन कमीशन साथ गए। तो फिर दिल्ली में अलग अलग जाना? अलग अलग नहीं, साथ ही गए थे सब लोग। फिर इलेक्शन कमीशन के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, सब लोग साथ थे और उसमें हम लोगों ने, सब लोगों ने कम्युनिकेट किया था। देखिए अनुबंध तो अगर देखा जाए तो एनडीए में है, उनके अलाय पार्टनर ही कह रहे कि चुनाव नहीं होना चाहिए। जो चिराग पासवान जो है एलजेपी के अध्यक्ष जो है, वही कह रहे कि चुनाव नहीं होना चाहिए। और वो बार बार जो है नीतीश कुमार के काम को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। तो हमको तो ज्यादातर यहाँ तो सब लोग अटूट हैं, अभी सब लोग इकट्ठे ही हैं। कहीं तो गए जीतन राम मांझी भी इकट्ठे हैं आपके साथ? सब लोग हैं अभी। तो उनको किस चीज की नाराजगी है कि वो अलग जाते हैं दिल्ली, सोनिया गांधी से मिलते हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी को बनाने के लिए सबको एकजुट करने के लिए लगे हैं? अगर पार्टी में सब कुछ ठीक है तो आपको आगे आना चाहिए, हर किसी को यहाँ पर अगर कोई नाराज है तो आपको मनाना चाहिए, और वो यहाँ पर मनाने में लगे हुए हैं। वो ये खुद कह रहे हैं कि आरजेडी अलग जा रही है, कांग्रेस अलग जा रही है। देखिए पॉलिटिकल अलायंस होने का ये मतलब नहीं होता कि हम लोग हर वक्त हर समय जो है चिपके रहें, वैसा नहीं होना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होता है, किसी से भी जाकर के जो है अपने अलायंस के नेताओं से बात कर सकता है। जरूरी थोड़ी है कि हम अगर कांग्रेस के लोगों से बात करना चाहें या किसी एक व्यक्ति, एक नेता से बात करना चाहे तो सबको बुला करके ही बात करें। और जहां तक जानकारी है कि जीतन राम मांझी जी की तो कोई मुलाकात सोनिया गांधी जी से हुई नहीं है। दिल्ली गए थे वो, और अगर दिल्ली गए होंगे तो अपने काम से गए होंगे या कांग्रेस के किसी नेता से मिलने। तो फिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि अगर पार्टी में उन्हें जगह नहीं मिली और इसके साथ ही साथ पार्टी अगर उनकी बात नहीं सुनता है तो वो एनडीए में चले जाएंगे? ये तो सीधे सीधे धमकी है ना। देखिए हमने तो उनका कोई बयान अभी ये देखा नहीं है, ऐसा कोई स्पष्ट आया नहीं है। और जो विधायक पार्टी को छोड़ के चले गए तेजस्वी जी, जो विधायक पार्टी को छोड़ के चले गए, उनकी कैसी नाराजगी थी? विधायक नहीं गए हैं, एमएलसी गए हैं जी। विधान परिषद के लोग जो हैं वो 2-4 जो लोग गए हैं। कई लोग आए हैं, कई लोग गए हैं। ये चुनाव का माहौल है, अपने हिसाब से जो है चुनाव, कोई ऐसा चुनाव आपने देखा जाए इधर के उधर, उधर के उधर ना होते रहे। सब अपनी सहूलियत की राजनीति करते हैं। जी।
और अगर सब कुछ ठीक है आपकी पार्टी में, तो इस बार आरजेडी अगर चुनाव होता है तो किसके नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी? आपके नेतृत्व में या फिर लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में? देखिए, ये तो पार्टी ने ऑलरेडी घोषणा कर रखा है। हमारे नेता लालू प्रसाद जी हैं, राष्ट्र अध्यक्ष हैं, वो तो पहले से तय है। इसमें किसी को इफ एंड बट नहीं है। और चुनाव में जो पार्टी की जो तैयारी को लेकर के कि किसका चेहरा मुख्यमंत्री को होगा, वो भी स्पष्ट है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो आपको क्या लगता है कि जो 5 एमएलसी जिन्होंने छोड़ दिया है और जो बाकी छोड़ने के लिए सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं, कहीं वो पार्टी ना छोड़ जाएं, इसीलिए लालू प्रसाद यादव का नाम आगे किया जा रहा है? नहीं, किस लिए नाम आगे किया जा रहा है? लालू प्रसाद यादव का नेतृत्व किया जा रहा है। वो तो राष्ट्र अध्यक्ष है ही, उन्हीं का नेतृत्व तो है ही। इसमें कहाँ इफ एंड बट है? आपकी पार्टी के कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जो कि नाराज चल रहे हैं पार्टी से और कह रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जाती, अनदेखी की जाती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी तो जिससे भी बात हुई है अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है। लोग ऐसे ही चर्चा में लोग करते रहते हैं, पॉलिटिकली बात करने के लिए वो करते रहते हैं। और हमारा पार्टी ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ने को चला जाए, इतना कमजोर नहीं है। वैचारिक रूप से हमारे विधायक सब लोग मजबूत हैं। सीट को लेकर कोई सहमति बन पाई है आपके महागठबंधन में, कांग्रेस, हम और आरजेडी में? आपको हमने पहले भी कहा कि हमारी प्रायोरिटी अभी जो है चुनाव नहीं है, बल्कि लोगों की जान बचाना है। और जब माहौल ठीक रहेगा, जब सही समय आएगा, तो बाकायदा जो है सामने चीजें आ जाएंगी। आपकी पार्टी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद पार्टी से क्यों नाराज चल रहे हैं? उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? उनका इस्तीफा रद्द हो गया। तो वो रद्द तो पार्टी की तरफ से हुआ है, वो उनकी नाराजगी तभी तो उन्होंने इस्तीफा दिया है। वो देखिए, मिसकम्युनिकेशन हो गया। वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, वो हॉस्पिटल में थे। उनको सूचना मिली कि कोई व्यक्ति जो है पार्टी ज्वाइन कर लिया है। हालांकि ऐसा कोई ज्वाइनिंग हुआ ही नहीं था। जो भी कंफ्यूजन था वो दूर हो गया, खत्म हो गया। लेकिन एक वरिष्ठ नेता और आपकी पार्टी के लेकिन आप कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं? कोरोना में जो आइसोलेशन वार्ड में है, आप उनको कैसे आप बता सकते हैं? लेकिन एक वरिष्ठ नेता और आपकी पार्टी के बीच जो कि हमेशा तालमेल के साथ चलते हैं, इस बार ऐसा क्या हुआ कि मिसकम्युनिकेट हो गया? क्योंकि कोरोना थे, अस्पताल में भर्ती थे, आइसोलेशन वार्ड में थे। आपको भी पता है कई चीजें रूमर ऐसे भागती है, फैलती है, वो उनको बातें जो है सही नहीं बताई गई, नहीं पता चला। और जब पता चल गया तो बातें ठीक हो गई। होता रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और क्या ये जो नाराजगी आप जिस तरह से भी कह रहे हैं कि मिसकम्युनिकेट है, ठीक है, वो जब पूरी तरह से स्वस्थ होंगे वो खुद भी आके सामने कहेंगे, लेकिन रमा सिंह को पार्टी में लाने की भी क्या नाराजगी है रघुवंश को कि ऐसा माना जा रहा है कि एक कद्दावर नेता को इस वक्त नहीं पूछा जा रहा? अब देखिए, पॉलिटिकली बहुत लोग आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। इसमें तो है ना, हम लोग तो पॉलिटिकल लोग हैं। हम लोग तो मिलते ही रहते हैं लोगों से, कई नेताओं से इधर उधर बातचीत तो होती ही रहती है। और रघुवंश जी से तो बाकायदा सारी चीजें राय मशवरा करके जो होता है, संगठन को लेकर के हो या पार्टी के आगे के स्ट्रैटेजी को लेकर के, तो हमेशा वो शामिल रहता है। अगर चुनाव आयोग इस बार चुनाव कराता है तो आप लोग कितना तैयार हैं? अब देखिए, अब चुनाव आयोग अभी जो है, कल तक हम सभी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी राय को देना है उनको। जब राय हम लोग अपनी राय जो है वो देंगे। बाद में चुनाव आयोग ने जो पिछले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा है कि चुनाव को अगर कुछ होगा तो आप लोगों से पूछ करके सभी पॉलिटिकल पार्टी से ही फैसला लेंगे क्या होगा। तो उस समय हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। एक बार वो सिचुएशन आ जाने दीजिए, उसके बाद जो है हम अपने पोजीशन को क्लियर कर सकते हैं। एनडीए के वर्चुअल रैली से आपको क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं कि वर्चुअल नहीं एक्चुअल है। आप कह रहे हैं कि कोरोना है, कोरोना में चुनाव की तैयारी की जा रही है और नेता लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का रास्ता अपनाया गया है एनडीए की तरफ से, तो इस वर्चुअल रैली को लेकर नाराजगी कैसी? देखिए, ये समय
चुनाव की तैयारी को लेकर के नहीं, बल्कि लोगों को बचाने के लिए करना चाहिए था। जान माल का नुकसान ना हो, लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ये काम हम लोगों को करना चाहिए था। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे कि ये वर्चुअल रैली नहीं बल्कि वल्चर रैली है, गिद्ध वाला। मतलब लोग मर रहे हैं और आपको अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, और आपके पास मजदूरों के किराए के लिए पैसा नहीं था। आपके पास क्या चीज का पैसा रहा? आप जो है अरबों रुपया, करोड़ों रुपया जो है वर्चुअल रैली में खर्च कर सकते हैं। तो मजदूरों के लिए आप लोगों ने क्या किया, क्यों नहीं सहयोग किए? और ये रैली भी करते भी हैं वर्चुअली, जो कर रहे हैं, तो 2 लोग देख रहा है, 100 लोग देख रहे हैं, 200 लोग देख रहा है। जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, या बिहार में जो सत्ता में नीतीश कुमार जी की पार्टी है, यानी इनके खुद के कार्यकर्ता भी नहीं देख पा रहे, यानी कार्यकर्ताओं का भी जो है विश्वास नहीं है। कार्यकर्ता छोड़िए, जो मेंबर्स जो बने हैं, यानी वो मेंबर्स भी नहीं इनकी संख्या होती है। तो इसमें तो बाकायदा वर्चुअली कीजिएगा तो व्यूज वगैरह तो आते ही है सामने, लाइव कितने लोग देख रहे हैं। आप मैक्सिमम आंकड़ा आप भी स्टडी कर लीजिए, देख लीजिए कितने लोग देख रहे हैं। यानी स्पष्ट है कि लोगों की नाराजगी है, लोगों की दिलचस्पी इसमें नहीं है, यानी लोग नहीं चाह रहे कि चुनाव इस समय हो। आप चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं? ऐसे हालात पे तो हम नहीं चाहेंगे लाशों के ढेर पे चुनाव कराना। आप बिल्कुल, आपका जो ये बयान था लाशों के ढेर पर चुनाव कराना, इसको लेकर एनडीए की तरफ से कहा गया कि लाशों की सियासत तो आपकी पार्टी से काफी पहले से चली आ रही है। देखिए, ये आकाश अपना काम कर रहे होते तो ज्यादा अच्छा हो रहा था। ये बयान वीर सब लोग बयान देते रहते हैं, कोई काम नहीं करते। यही वजह है कि बिहार की ये स्थिति हो गई। कागज पे सिर्फ रहते हैं, हवा में रहते हैं, जमीन पे कहीं नहीं रहता है। कई वीडियो हम लोगों ने देखे हैं कि बिहार में लाशों का ढेर लगा हुआ, अस्पतालों में कोई छूने वाला नहीं है, उठाने वाला नहीं है। गंगा नदी में लाश को फेंका जा रहा है। हाँ, तो इसलिए हम लोग बार बार कहते रहे हैं, तो ये लोग कौन सी बातें कर रहे हैं? ये लोग बस परसेप्शन जो है वो उल्टा सीधा जो है बनाना चाहते हैं, बदनाम करके अपनी मुंह को चमकाना चाहते हैं। अरे भैया, अगर उसी हिसाब से उन्हीं के तर्क से अगर आप जाइए तो एनसीआरबी का आंकड़ा तो कहता है कि 15 से 30 साल में सबसे बुरा हाल नीतीश जी का 15 साल है। लेकिन जब आपकी पार्टी, जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी रही है, तो ऐसा क्या कारण था कि आपको माफी मांगनी पड़ी? क्या सवर्णों के लिए आपने माफी मांगी? क्योंकि इसको लेकर भी कई तरह के आरोप जो हैं वो उठ रहे हैं। नहीं, इस पे बात समझना चाहिए। 15 साल हम लोग सत्ता में रहे, जिसमें मैं नहीं था, छोटा था, ठीक है। 15 साल कोई भी गवर्नमेंट जो है परफेक्ट तो नहीं होता, हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ये सच्चाई है। चाहे कोई कितना से भी बड़ा से भी नेता क्यों ना हो, कोई किसी भी दुनिया का, कोई भी देश का, कोई भी गवर्नमेंट जो हो, वो 100% लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। कुछ कमी बेसी हो गई होगी, कोई अनचाहे कोई भूल हो गई हो, उसके लिए हमने बोला अगर कोई 15 साल में अनचाहे कोई भूल हुई होगी तो उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं। और ये तो अच्छी परंपरा है कि आप जो है कोई कमी बेसी हो गई होगी तो उसके लिए आप जनता से आप माफी मांग रहे हैं जी। तो ये तो माफी वही लोग मांगते हैं ना जिसके रीढ़ की हड्डी होती है, वही लोग झुक सकते हैं, और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो तो रेंगते हैं। तो ये बात हमने इस हिसाब से की थी। अब आप देखिए ना, क्या नीतीश कुमार जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए बद इंतजामी को लेकर के कोरोना में? बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है, बिहार में पलायन नहीं रोक पाए, बिहार में कोई कारखाना नहीं लगा पाए, बेरोजगारी नहीं मिटा पाए, क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पाए। क्या इसके लिए माफी नहीं मांगना चाहिए नीतीश कुमार जी को? जी चलिए, हम यही चाहेंगे कि बिहार की जो स्थिति यहाँ पर है वो स्थिति बदले। चुनाव आते जाते रहेंगे, जीत हार भी लगी रहेगी, लेकिन बिहार की जो स्थिति है,
जो इस वक्त वो स्थिति ठीक हो और बिहार के लोगों के लिए उनकी जिंदगी में खुशियां आए, इसी कामना के साथ तेजस्वी जी बहुत शुक्रिया, आपने बेबाकी तरीके से अपने सारे सवालों का जवाब दिया। आपने बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तेजस्वी यादव हमारे साथ जुड़े थे, आरजेडी नेता हैं जिन्होंने कोरोना से लेकर महागठबंधन और चुनाव को लेकर वो तमाम बातें जो है यहां पर रखी है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया बॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज।